अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और ये सच्ची कहानी है जो कि मेरी दोस्त की है और चलिए उसकी ज़बानी ही सुनते हैं। मुझे बचपन से कुछ गैर मामूली वाक़यात पेश आने लगे थे। मसलन खेलते खेलते कोई चीज़ देख लेती जो मेरे साथ खेलने वाले बच्चों को नज़र ना आती, कभी देखकर तवज्जो ना करती तो नज़रअंदाज कर देती थी, मगर कभी चौंक जाती और डर भी जाती थी, तभी रोने लगती। रोने की आवाज़ पर वालिदा दौड़ी आती थी और मेरी आवाज़ ऐसी ना होती जैसे आम हालात में बच्चों के रोने की होती, बल्कि इसमें कुछ शिद्दत और खौफ शामिल होता। जैसे बच्चे किसी खौफनाक चीज़ को देख लें तो चीखने लगते हैं। अम्मा मुझे सीने से लगा लेती और बार बार पूछती, क्या देख लिया कि डर गई हो? फिर वो दादी को पुकार कर कहती, अम्मा जी, इसने फिर कुछ देख लिया है, इसकी खौफ से आंखें बाहर आ रही हैं। बहू कितनी बार कहा है कि इसे सहन में अकेले ना छोड़ा करो, ये शाम को दरख्तों तले जा बैठती है। दादी हस्बे मामूल अपना वही पुराना फिक्रा दोहराती, जो कि अक्सर कहती रहती थी। किसी को कुछ ना बता सकती थी कि अचानक एक अजीब सी सूरत दायरे की तरह आ जाती है तो मैं डर जाती हूँ। 12 बरस की उम्र में जब कुछ समझ बूझ नहीं होती तो गैर मामूल वाक़यात से वालिदा को आगाह करने लगी। मसलन मेरा कलम नहीं मिल रहा था, मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई। नाउम्मीद होगी तब अचानक एक नया कलम सामने आ गिरा। कहाँ से आया, किसने फेंका, मालूम नहीं। एक रोज़ किचन में खड़ी माचिस की डिब्बियाँ ढूंढ रही थी। माँ की आवाज़ दी, अम्मा मुझे माचिस नहीं मिल रही, कहाँ रखी है? तो मुंह से ये जुमला निकला ही था कि फ़ौरन माचिस की नई डिब्बियाँ मेरे सामने आ पड़ी। मैंने उठाई और उसे पलट कर देखने लगी। अम्मा आ गई, इन्हें दिखाकर बताया कि अभी जब पका पुकार रही थी तो मेरे सामने फर्श पर आ गिरे, मगर गिराने वाला नजर नहीं आया। तो अक्सर ऐसे वाक़यात होते तो माँ कहती, ये गैबी मदद है, तुम इसका जिक्र किसी से मत करना, कोई नुकसान तो नहीं पहुँचता ना, फ़ायदा ही दे रही है। अम्मा की आदत थी कि वो रात को सोने से पहले मुझ पर दम कर दिया करती थी और ये हमेशा साफ रहा और यही कहती कि हमेशा पाक साफ रहा करो और साफ रहने वालों से हर बुराई दूर रहती है। खुद भी ज़्यादातर बावज़ू रहा करती थी और कुरानी आयत का विर्द करते रहती थी। फिर गैर मामूली वाक़यात का ये सिलसिला मुनक़िता हो गया और मुझे सच्चे ख्वाब नज़र आने लगे, यानी कोई वाक़या या हादसा होने से पहले इसका इशारा मिल जाता। बाज़ ख्वाब ऐसे होते कि ज़हन पर नक्श हो जाते, जिन्हें मैं एक लम्हे भी भुला नहीं पाती। मसलन एक दिन सोई तो क्या देखा कि दादी हवाई जहाज़ पर सवार हो गई हैं और वो उम्रा करने जा रही हैं। वापस जहाज़ फिर वापस आ गया तो मैं इसमें दादी नहीं थी। मैं एयरपोर्ट पर अम्मी अब्बू के साथ नहीं इन्हें लेने गई थी। मुसाफिर से पूछ रही थी कि मेरी दादी क्यों नहीं आई। एक मुसाफिर कहता है कि वो कैसे आ सकती है, वो तो वहाँ मर गई हैं। फिर हम आगे बढ़े, मगर दादी कहीं नज़र नहीं आती। मैं ये देखती हूँ लोग जहाज़ से ताबूत उतार रहे हैं। अब्बू कहते हैं, लो वो आ गई हैं, ताबूत की तरफ इशारा करते हुए। इस वक्त मेरी आंख खुल जाती है। आंख खुली तो दिल पर हाथ रख लिया कि ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं उठ बैठी और दिल उदास हो गया। अम्मी के पास किचन में जा खड़ी। उन्होंने पूछा, क्या बात है? अम्मी, एक ऐसा ख्वाब देखा है कि दिल अफसुर्दा हो गया है। बेटी, खैर होगी, ख्वाब में अफसुर्दा होने से खुशी मिलती है, उन्होंने तसल्ली दी, मगर मुझे इनकी तसल्ली से सुकून ना मिला। चंद रोज़ बाद वालिद साहब के पास ताया अब्बू आए। बोले, मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, अम्मा जान को साथ लेकर जाने का इरादा है। बहुत खुशी की बात है भाई साहब, अल्लाह ने ये सादत आपको दी है कि अम्मा को उम्रा करवा रहे हो। इनका पासपोर्ट बनवाता हूँ, आज इन्हें साथ लेकर जाऊंगा। ताया दादी को हमरा लिए ले गया और मेरा दिल डूब गया, जैसे वो उम्रा करने नहीं अपनी जान आका के सुपुर्द करने जा रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब हम से रुखसत हो रही थी, मैं इनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा दादी, मैंने कभी आपसे गुस्ताखी की हो, आपको सताया हो, जाने या अनजाने में। वो बोली, कैसी बातें कर रही हो या रानो,
माफ़ी कैसे, तुमने कभी मुझे सताया ही नहीं, हमेशा अदब किया है और मेरा इंशाल्लाह जल्द लौट आऊँगी। और ये रोना धोना बंद करो, खुशी से अल्लाह हाफ़िज़ कहो। मैं इनके साथ चूमने लगी और फिर बिलक बिलक कर रोने लगी, जैसे मैं ये मेरी इनसे आखिरी मुलाकात। वो चली गई। मेरे दिल में कांटा चुभता हुआ का कैसा ख्वाब क्यों आया जिसकी ताबीर किसी से पूछने की ही हिम्मत नहीं हो रही। तो इन ख्वाबों में से एक जैसे देखती फ़ौरन इसकी ताबीर समझ में आ जाती है। अल्लाह से दुआ गो थी कि दादी सही सलामत उम्रा करके हमारे पास लौट आए। उन्होंने उम्रा कर लिया। जिस रोज़ वापस आना था वहाँ उनकी तबीयत नासाज हो गई। ताया अब्बू डॉक्टर के पास ले जा रहे थे कि रास्ते में ही दम दे दिया। और फिर वही मंजर सामने आ गया जो ख्वाब में देखा। मेरे वालिदैन और भाई मैयत वसूल करने आए। हाजी इनका ताबूत लेकर आए और मेरे मुंह से निकल गई, ए काश मुझे ऐसे ख्वाब ना आते जिनकी ताबीर के खौफ से दिल धड़कने लगता था। एक बार सो के उठी तो बहुत परेशान थी, क्योंकि गुज़श्ता शब एक अजीब ख्वाब देखा था कि मेरा चाचा ज़ाद निहाल गुम हो गया है। वो 12 साल का था और मैं ख्वाब में देखती हूँ कि सब लोग निहाल को ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल रहा था। मैं भी ढूंढ रही हूँ और उसे तलाश करते करते नहर पर जा पहुँचे। क्या देखती हूँ कि इसने हल्के नीले रंग की कमीज़ और सफ़ेद शलवार पहनी हुई है, पाँवों में चप्पल है और वो अपने दोस्तों के हमरा दरिया के किनारे खड़ा है कि अचानक से दरिया में छलांग लगा देते हैं। उसका एक दोस्त आवाज़ देता है, निहाल तुम भी आ जाओ, हमारे साथ नहाओ। वो कहता है, कैसे आऊँ मैं, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊँगा। दोस्त कहते हैं, यार आ जाओ, डरो नहीं, नहर गहरी नहीं है, में पानी ही है, क्या डरना। वो छलांग लगाने पर आमादा नहीं था। तभी एक दोस्त पानी से निकला और उसे किनारे से घसीट कर नहर में ले गया। वो डूबने लगा तो उसके दोस्त ने उसे डूबता हुआ देखा तो परेशान हो गए और बाहर निकले और दौड़ते हुए नहर से दूर चले गए। जबकि नहर के किनारे खड़ी मैं निहाल को पुकारती रह गई। आँख खुली तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं हिचकियों से रो रही थी। घबरा कर उठ बैठी, दोबारा न सो सकी, यहाँ तक कि सुबह की अज़ान हो गई। मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और निहाल के लिए खैर की दुआ की। सुबह हो चुकी थी। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था। सोचा अम्मी को ख्वाब सुना दूँ ताकि दिल का बोझ कम हो, लेकिन बेहद मसरूफ़ नज़र आ रही थी अम्मी, क्योंकि वालिद साहब को ऑफ़िस जाना था और वो वक्त पर नाश्ता करते थे और आज मौसम भी बरसात का लग रहा था। दोपहर को वालिदा और चाचा के घर जाने लगी तो मैंने कहीं इसरार किया कि साथ चलूँगी। बोली, तुम घर पर रहो, खाना वगैरह बना लेना, मगर मैं ना मानी। मजबूरन मुझे भी हमरा ले गई। चाचा के घर पहुँचे तो निहाल कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये देखकर मेरा दिल डूब गया। उसने नीले रंग की कमीज़ और सफ़ेद शलवार पहन रखी थी। कंघा करके बाहर जाने लगा तो मैंने पूछा, निहाल कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, आपकी हर बात बताना ज़रूरी नहीं होता। इतने में चच्ची की नज़र इस पर पड़ी। उन्होंने भी यही सवाल किया कि बेटे कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी ताई आई हैं, इनसे मिलोगे? तो कहीं नहीं जा रहा अम्मी जान, यही हूँ। इसने माँ से झूठ बोला। यूं ही चच्ची किचन में गई, वो पर्दे से घर निकल के घर से बाहर चला गया। कोई उसे रोक ले जाते हुए इसने किसी को बताया नहीं कि वो दोस्तों के हमरा नहर पर जा रहा है, क्योंकि चाचा और चच्ची इसे जाने से रोकते थे। मैंने चाहा कि चाचा से कहूँ निहाल जहाँ भी गया है तो उसका ताक़ुब करके उसे पकड़ कर वापस ले आए, उसे आज कहीं ना जाने दे, वरना वो फिर लौट कर ना आ सकेगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कहती, चाचा वजह पूछते और मुझ पर इल्ज़ाम लगा देते। यकीन कर इस वक्त मेरा दिल रो रहा था। दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे मेरा ख्वाब झूठ और निहाल नहर की तरफ ना गया हो। अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। जितनी भी देर मैं वहाँ रही इसी कश्मकश में मुब्तला रही। मेरा बस ना चलता था कि उड़कर उधर चली जाऊँ जिस तरफ वो गया था और बाद उसे पकड़ वापस ले आऊँ। हम शाम की चाय पीने के बाद लौट आए। रात भर बारिश होती रही, नींद ना आ रही थी, मैं भी जागती रही। 12 बजे दरवाज़ा बजा। चचा आए थे। वालिद ने दरवाज़ा खोला, पूछा, खैरियत तो है भाई साहब, इतनी रात गए क्यों कर आना हुआ? मालूम करने आया हूँ कि निहाल आपकी तरफ तो नहीं आया। तो क्या बात है, वो शाम से कहीं बगैर बताए चला गया है, अभी तक घर नहीं लौटा। सब जगह देख लिया है, इसके दोस्तों से भी पता किया, कोई इसके बारे में कुछ नहीं
बता रहा। चाचा जान, आप इनके दोस्तों से पूछें कि नहर पर तो नहीं गए थे। ऐसा तुम क्यों कह रही हो बेटी? नहर पर जाने की तो मैंने उसे सख्ती से ममानियत कर रखी है। 1 साल पहले बाहर गया था वो दोस्तों के साथ, तो मैंने उसकी खूब पिटाई की थी। इसके बाद नहीं किया। उन्होंने यकीन से कहा तो मैं चुप रही। भला बगैर सबूत के क्यों कर कुछ कहती? ख्वाब देखने की बिना पर इतनी बड़ी बात कहने का मुझ में हौसला ना आता। निहाल को ढूंढते ढूंढते सुबह होगी, वो घर आया ना, उसका कोई सुराग मिला। दोस्तों से दोबारा जाकर मालूम किया, मगर उन्होंने लाइल्मी का ड्रामा किया, क्योंकि वो डर गए थे कि अगर ये बात बता दी कि हमारे साथ नहर पर गया था और डूब गया है, तो चचा इनकी गर्दन पकड़ लेते कि तुम क्यों उसे लेकर गए थे, तुम लोगों ने ही उसे मार दिया है। मेरे बेटे को हर कोई अपनी गर्दन बचाने की वजह से चुप था। तलाश कर करके चचा की बुरी हालत हो गई थी। तीसरे रोज भी कोई सुराग न मिला। अब्बू ने ढाल से होकर लौटे तो मैंने कहा, अब्बू आप नहर पर जाएं, शायद निहाल का सुराग मिल जाए। क्योंकि जिस वक्त वो घर से जा रहा था, तो मैंने पूछा था कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा था दोस्तों के साथ नहर पर जा रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से झूठ बोल दिया। मेरे कहने पर वालिद ने बताया कि वो नहर पर भी जा चुके हैं, मगर कोई सुराग नहीं मिला। अगर नहर में नहाने को उतरता था तो किसी को इसके जूते वगैरह किनारे पर मिलते। उसे तैरना नहीं आता था, वो भला क्यों पानी में उतरेगा? सोचने की बात है, कोई उसे धक्का भी तो दे सकता है। अब्बू, दोस्त नुमा दुश्मन भी तो होते हैं ना, जो किसी बात की खार दिल में रखते हैं और बदला लेने के लिए ऐसे हरबे अपना लेते हैं। सुनकर वालिद सोच में पड़ गए। अभी इस बात को 1 घंटा गुजरा था कि चचा आ गए और ज़ारों को तार रो रहे थे। कहा कि निहाल का सुराग मिल गया है। नहर के बहाव के साथ इसकी लाश बहुत आगे चली गई थी। आगे जाकर एक जगह झाड़ियों में अटक गई। तकरीबन 5 मील दूर देहात में लाश काफ़ी फूल चुकी है, हालत गैर थी। वालिद इनके साथ चलकर मैं फिर दिल में मैंने कहा काश मैं ऐसा ख्वाब ना देखती, और अगर देखा तो निहाल की अम्मी से इल्तिजा करती कि उसे आज घर से बाहर ना जाने देना। ख्वाब के बारे में मैं नहीं बता सकती कि मेरी ऐसी बातों को लोग संजीदगी से नहीं लेते थे, बल्कि रिश्तेदार मजाक उड़ाने लगते थे। आप लोगों को शायद यकीन न आए, मुझे पागल या कुन ज़हन समझ रहे हैं, मगर सच है, ऐसे बहुत ख्वाब मैंने 12 साल की उम्र के बाद देखे, जिनकी ताबीर भी वाक़ई हो गई। लेकिन जब भी ख्वाब किसी को सुनाने की कोशिश की तो सब ने मेरा मजाक उड़ाया। 17 साल की उम्र में मैं अपने घर जा बसी। शादी के बाद भी वक्फे वक्फे से ये सिलसिला जारी रहा, और एक रात ख्वाब में देखा कि उन्होंने बहराम को बेदर्दी से मार दिया, लाश झाड़ियों में फेंक दी है। वो 3 नौजवान थे, हट्टे कट्टे, जबकि निहाल 14 बरस का एक नाजुक सा खूबसूरत लड़का था। आँख खुली तो बदन थर थर कांप रहा था। शौहर को जगाया समझे ख्वाब में यकीनन डर गई थी। ख्वाब सुनकर शौहर ने कहा, तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो, डरावना ख्वाब है। इंसान कभी कभी किसी नफसियाती दबाव के सबब जुदा होने वाले के ख्वाब देखता है। इस ख्वाब को ख्वाब समझकर भुला दो, ये कहकर वो सो गया। मैं जागती हुई सुबह सास से कहा कि ऐसा ख्वाब देखा है, ये बताइए कि करीब जवार में आपके इल्म में कोई ऐसा लड़का है जिसका नाम बहराम हो? तो वो बोली, बेटी यहाँ कोई बहराम नाम का लड़का नहीं रहता, और ना कोई ऐसा वाकया माजी के करीब हुआ है। तुम ख्वाब में डर गई हो। ठीक 2 दिन बाद मेरे शौहर के गांव से चंद कोसों आगे दूसरे गांव में एक 14 साल लड़के को चंद बदतमाश लोग बहला फुसला कर वीराने में ले गए, और न जाने क्या वाकया हुआ कि फिर उसे मारकर झाड़ियों में फेंक गई। ये एक ऐसा दर्दनाक वाकया था कि इसकी बाज़गश हमारे गांव में भी सुनाई थी। मेरी सास को जब पड़ोसी ने आकर बताया तो वह सख्ते में आ गई। सिलसिला चलता रहा, खानदान से बाहर गांव में कोई वाकया या हादसा होता तो मुझे ख्वाब में इशारा मिल जाता, तो मैं खौफ से सास के सिवा किसी को ख्वाब ना सुनाती थी। वो कहती, किसी और को मत बताना वरना मुसीबत में फंस जाओगी। दुख से आंसू निकल आते थे कि काश कोई भर वक्त मेरी बात सुन ले। शादी से कबल अम्मा भी यही कहा करती थी कि ख्वाब किसी को मत बताना वरना मुसीबत में फंस जाओगे। शायद इससे कबल 2-3 बार एक ख्वाब देखा कि एक नौजवान लड़की जिसने ऑरेंज कलर का चमकदार सितारों भरा रूसी जोड़ा पहना, उसे घर में कोई आदमी कुल्हाड़ी के वार करके मार रहा है। मैं चौंक कर उठ बैठी
تھی اور رونے لگی کہ خواب میں یہ خواب دل میں ہی موجود رہا اور شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد ایک روز ساس نے کہا کہ میرے بھانجی کی شادی ہوئی ہے، اس کی شادی میں ہم لوگ نہیں جا سکے۔ پھر ساس نے مجھے اس لڑکی کی شادی کی تصویریں دکھائی تو میرا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ خواب کسی چشمدید واقعے کی طرح یاد آ گئی۔ اس میں یہ لڑکی اورنج کلر کے غرارے میں نظر آئی تھی اور کوئی شخص اس کو قتل کرتا دکھائی دے رہا تھا، جو میرے خیال میں اس کا دولہا تھا کہ کلاڑی کے وار کرنے کے بعد لڑکی کو لہو جسم کو اسی جگہ گڑھا کھود کر دفن کر دیتا ہے۔ اس کام میں ایک شخص اس کی مدد کرتا ہے نظر آتا ہے۔ آپ کی بھانجی کی شادی کب ہوئی تھی؟ 3 ماہ قبل۔ اور آپ اس کی دعوت کب کریں گے؟ بس آج کل میں کرنے کا سوچ رہی ہوں، ساس نے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، جس روز دعوت دی اس سے 1 دن پہلے اس کے قتل ہو جانے کی خبر۔ ساس بیچاری اپنے میکے کے گاؤں روانہ ہو گئی اور میں خوف سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ جب میری ساس اور شوہر واپس آئے تو پوچھا کہ اس بیچاری کو کیوں مارا؟ اس کا شوہر بھی بیچارہ بہت رنجیدہ ہے کیونکہ نئی ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا۔ لاش بھی غائب ہے کیونکہ جس دن اور رات کو معلمہ کو مارا گیا جس رات معلمہ کو مارا گیا اس کا دولہا دوسرے گاؤں اپنے چچا زاد کی شادی میں گیا ہوا تھا۔ سبھی گھر والے گئے ہوئے تھے، صرف بوڑھا سسر گھر میں موجود تھا۔ معلمہ کو تیز بخار تھا اس لیے وہ نہیں جا سکے اور 80 سالہ ضعیف سسر اس لیے گھر ٹھہر گیا کہ بہو اکیلی تھی۔ ساس نے بتایا کہ پولیس تفتیش کر رہی ہے، شوہر سے بھی پوچھ گچھ کر لی ہے مگر قاتل پکڑا نہیں جا رہا۔ شوہر کے بارے میں رشتہ داروں نے گواہی دی ہے کہ وہ اگلے گاؤں شادی کی تقریب میں موجود تھا، اس لیے قتل اس نے نہیں کیا۔ یہ قتل اس کے شوہر نے ہی کیا ہے، میں بے اختیار بولی اور میرے منہ سے نکلا کیونکہ لڑکی کا قاتل رات 12 بجے کے قریب لڑکی کا جو قتل ہے وہ رات 12 بجے کے قریب ہوا اور اس کا شوہر اگلے گاؤں سے کسی سواری پر 11 بجے گھر آیا۔ اس نے یہ بھیانک جرم کیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا جس نے کے ساتھ مل کر گڑھا کھودا اور بیوی کی لاش کو دفن کیا۔ پھر یہ لوگ واپس گاؤں لوٹ گئے جہاں شادی کی تقریب تھی، جو صبح کے 4 بجے تک جاری رہی۔ اس شخص نے 5 گھنٹوں میں ساری کارروائی مکمل کری اور خود کو تقریب میں بھی موجود ظاہر کیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو نازیہ؟ ساس نے ڈانٹ کر کہا، بھلا اس کا شوہر کیوں اسے قتل کرے گا جبکہ وہ معلمہ کو بہت چاہتا تھا؟ کیا آپ مجھے اس کے شوہر کی تصویر دکھا سکتی ہیں؟ تم نے ایک غیر مرد کی تصویر دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ ساس غصے سے بولی۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، قاتل کو ڈھونڈ نکالے گی۔ دن گزرتے گئے اور پولیس قاتل کو نہ پکڑ سکی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے تم وہ جگہ دکھا سکتے ہو جہاں یہ واقعہ ہوا ہے؟ وہ تو پولیس نے سیل کر دیا، تمہیں کس طرح دکھا سکتا ہوں؟ ویسے تم دیکھ کر بھی کیا لوگی؟ خواب میں جگہ دیکھی ہے میں نے، یہ میں بتا سکتی ہوں کہ لڑکی کی لاش کو کہاں دبایا گیا ہے۔ ان کے گھر کے مین گیٹ کے پاس جو چھوٹا کمرہ ہے وہاں لڑکی دفن ہے۔ میرے شوہر نے میری کہی ہوئی باتیں نہ بتائیں پولیس کو، مگر پولیس نے معلمہ کے شوہر سے گلوا لی کہ بیوی کو اس نے مارا اور اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے چھوٹے کمرے میں گھر کے اندر ہی دفن کر دی ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے پولیس کو وہ وجہ قتل بھی بتائی کہ اس کی بیوی کے پاس ایک خط ملا تھا جس پر نام درج تھا۔ اس نے معلمہ سے پوچھا کہ کیا؟ پہلے تو وہ نہ بولی، پھر کسی طرح پیار سے محبت سے کام لے کر اس نے اپنی بیوی سے گلوا لیا کہ شادی سے پہلے کسی سے محبت کرتی تھی مگر والدین نے اسے داماد بنانا قبول نہ کیا تو وہ دل برداشتہ ہو کر دبئی چلا گیا اور ماں باپ نے پھر اس کی شادی وحید سے کر دی۔ اس کی حقیقت کو جاننے کے بعد وہ دن رات غم و غصے کی آگ میں جھلسنے لگا۔ بالآخر اس نے معلمہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، اس آتش حسد سے جان چھڑائے، تبھی یہ واقعہ رونما ہوا۔ میرے خواب کی سب باتیں سچ ثابت ہوئیں، واقعی مجھے سچے خواب آتے ہیں اور اس واقعے کے بعد میں بہت خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ رو رو کر ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتی کہ مجھے ایسے خواب نہ دکھائی دے۔
میری دعا قبول ہوئی اور پہلے بیٹے کی پیدائش کے بعد مجھے ایسے خواب آنے بند ہو گئے، کیونکہ آدھی رات تک جاگتی تھی، پوری رات نہ سوتی تھی، کسی بات کو ہوش نہ رہتا، دن بھر کے کاموں سے بے خبر ہو جاتی۔ 1.5 سال بعد بچی نے جنم لیا تو مزید مصروف ہوگی، سونے کو ترسنے لگی۔ خوابوں کا یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو مجھے بھی سکون مل گیا۔ تو جی اب آپ بتائیے کہ یہ میری دوست کی سچی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔